जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो होम असाइनमेंट दी गई थी आपको वो डिस्कस करते हैं। पेज है हमारा 250। पहले तो अप्रोच जो है वो डिस्कस कर लें हम। केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या है। जो हमारा चैप्टर 11 में से क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कितनी टाइप के टेस्ट कर सकता है, क्वेश्चंस की टाइप्स कितनी हो सकती हैं। याद रखें, या तो वो चैप्टर 11 में से रिप्रोडक्शन रटे वाला क्वेश्चन टेस्ट करेगा या वो केस स्टडी टेस्ट करेगा। अगर रटे वाला क्वेश्चन टेस्ट करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली क्या होती है, मुझे किसी भी एरिया, किसी भी सिस्टम के किसी भी एक या दो डिपार्टमेंट्स के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बता दो या कंट्रोल एक्टिविटीज बता दो या टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दो। और सम टाइम वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जब कंट्रोल रिस्क का वर्ड यूज करता है, आपको पता है दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का पूरा ना होना, यही कंट्रोल रिस्क होता है। अगर केस स्टडी टेस्ट करता है तो उसमें या तो हमसे पूछेगा वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल या पूछेगा स्ट्रेंथ इन इंटरनल कंट्रोल। कोई ना कोई सिस्टम उसने हमें दिया होगा, ठीक है, और उसके मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है तो हमसे पूछेगा वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, मुझे बताओ कि इनकी इंप्लीकेशन या इफेक्ट क्या है और इनका रिकमेंडेशन बताओ। अगर वो स्ट्रेंथ इन कंट्रोल पूछता है तो हमसे पूछेगा इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ कि कैसे परफॉर्म करोगे। तो चूंकि केस स्टडी बेस्ड नॉर्मली क्वेश्चन ज्यादा सेट करता है चैप्टर 11 में से, तो इसकी केस स्टडी किस तरीके से आती है, हमने कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये उसने पेज 250 पे बताया। तो पेज 250 को एक दफा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, हमने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द केस कह रहे हैं इन एग्जाम यू में बी गिवन ए टिपिकल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कहते हैं आपको कोई एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दे दिया जाएगा, वो हो सकता है सेल सिस्टम हो, वो हो सकता है परचेज सिस्टम हो, वो हो सकता है पेरोल सिस्टम हो, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स का हो या कैश एंड बैंक का। कोई एक सिस्टम एग्जाम में हमारे सामने वो डिस्क्राइब कर देगा, वो 2 3 4 पैराग्राफ्स होंगे। फिर क्या करेगा, इन विच कंट्रोल डेफिशिएंसीज आर स्ट्रेंथ विल बी डिस्कस्ड। और उस सिस्टम में या तो कंट्रोल डेफिशिएंसीज डिस्कस होंगी या कंट्रोल स्ट्रेंथ, या तो वीकनेसेस डिस्कस होंगी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिस्कस होंगे इंटरनल कंट्रोल के। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू में बी रिक्वायर्ड, और हमने क्या करना होगा उस गिवन इंफॉर्मेशन से, आइडेंटिफाई वीकनेसेस। वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना। अगर उस सिस्टम में उसने सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल जो भी सिस्टम है उसमें उसने वीकनेसेस डिस्कस की हुई हैं, तो रिक्वायरमेंट में क्या कहेगा हमें, पहली रिक्वायरमेंट वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो। हम वीकनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे नहीं बन रही, सेल्स के फॉर एग्जांपल एरिया में क्रेडिट लिमिट जो है वो पीरियोडिकली क्रेडिट लिमिट सेट नहीं की जा रही या ऑर्डर अप्रूव करने से पहले उसको रिव्यू नहीं किया जा रहा, ठीक है, इन्वेंट्री लेवल मेंटेन नहीं किए जा रहे, परचेज करने से पहले कोटेशन या बिड्स कॉल नहीं की जा रही। ये डिफरेंट उसके वीकनेसेस क्वेश्चन में गिवन होंगी जो हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। ये आसान है, ये वाली रिक्वायरमेंट आसान है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि यहां पे इस पैराग्राफ में, इस लाइन में, इस सेंटेंस में ये गड़बड़ हो रही है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट और इंप्लीकेशन। इफेक्ट या इंप्लीकेशन एक ही बात है। कहेगा वीकनेसेस तो आइडेंटिफाई कर ली, अब मुझे इसका इफेक्ट या इंप्लीकेशन भी बताओ। जैसे फर्ज कीजिए कि वीकनेस है, कैश एंड बैंक सिस्टम में वीकनेस हमें नजर आई, हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बन रही, इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी। अगर हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बन रही, इंप्लीकेशन क्या। देखिए, इफेक्ट या इंप्लीकेशन का मतलब यह है कि अगर ये मसला इसी तरह चलता रहा तो क्या नुकसान हो सकता है, तो क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। जब तक याद रखें, प्रैक्टिकली क्लाइंट की अप्रोच आपको बताता हूं। कोई भी वीकनेस आप निकाल लेना क्लाइंट के सामने जाके, क्लाइंट से कहे सर ये प्रॉब्लम है, वो आगे से कहते हैं अच्छा, तो क्लाइंट से कहे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बन रही, तो जब तक उसका नुकसान नहीं बताएंगे ना, वो कोई एक्शन लेने पे तैयार नहीं होगा।
आपको सिर्फ इतना कह दिया जाए ना कि रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, हर रोज 2 घंटे पढ़ना है, तो तो आगे बताना पड़ता है कि भैया अगर ये काम नहीं करेंगे तो ऑडिट का पेपर पास नहीं कर सकेंगे, फेल हो जाएंगे आप। हाँ, फेल हो जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सके तो कुछ और भी नहीं बन सकेंगे, कुर्सियां लगाते रहेंगे आप। हाँ। तो ये इफेक्ट या इम्प्लीकेशन का मतलब यही है कि अगर ये वीकनेस कंटिन्यू होती रही तो इसका इफेक्ट, नुकसान क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। भाई क्रेडिट लिमिट सेट करना एक कंट्रोल है। क्वेश्चन में उसने हमें सेल सिस्टम बताया था, उसने कहा कि क्रेडिट लिमिट सेट नहीं हो रही, क्रेडिट लिमिट चेक किए बगैर ही लोगों को क्रेडिट सेल की जा रही है, क्या ये वीकनेस है? इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? हाँ, कि इसकी इंप्लीकेशन ये होगी कि हो सकता है पुअर कस्टमर्स को सेल कर दी जाए जो इस काबिल ना हो कि पैसे वापस कर सकें, बैड डेट इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब ये इंप्लीकेशन बताएंगे फिर क्लाइंट कहेगा, मानेगा, हाँ हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्क समझ आया, कंट्रोल वीकनेस और इंप्लीकेशन थोड़ा सोचना पड़ता है। कंट्रोल वीकनेस तो आसान है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि जी ये वीकनेसेस हैं, वो अभी जब आप डिस्कस कर रहे होंगे, अटेम्प्ट करने के मजीद प्रैक्टिस करेंगे, अंदाजा हो जाएगा। कंट्रोल वीकनेस पे ज्यादा नहीं सोचना पड़ता आइडेंटिफाई करने के लिए, इंप्लीकेशन या इफेक्ट पे सोचना पड़ता है, खुद भी हमें भी सोचना पड़ता है, अच्छा क्लाइंट को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं प्रिपेयर करता, क्या नुकसान हो सकता है कि जो एरर्स और ओमिशंस हैं टाइमली आइडेंटिफाई नहीं होंगी, एरर्स या ओमिशन टाइमली आइडेंटिफाई नहीं होंगी। परचेज करने से पहले अगर कोटेशन या बिड्स कॉल ना की जाए, कोटेशन या बिड्स कॉल करना कंट्रोल है ना की जाए, वीकनेस है। इंप्लीकेशन क्या होगी, आप हो सकता है हाई प्राइस पे मटेरियल खरीद लें, जब सामान रिसीव हो रहा है इंस्पेक्शन होनी चाहिए उसकी, इंस्पेक्शन नहीं हो रही, क्या रिस्क है? हो सकता है परचेज ऑर्डर के मुताबिक सामान ना हो या पुअर क्वालिटी का सामान आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल मेंटेन नहीं किए जा रहे, री ऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम लेवल, क्या रिस्क है? हो सकता है जरूरत के वक्त इन्वेंट्री खत्म हो, मिनिमम ऑर्डर नहीं रखा, मैक्सिमम नहीं रखा, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर लें जो बाद में ऑब्सोलीट हो जाए। तो ये कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करना आसान होगा, इंप्लीकेशन पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन एक दो दफा जब आप क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं इंप्लीकेशन तो फिर ज़हन में आ जाती है, लेकिन बहरहाल पहली दूसरी दफा सोचना पड़ता है इंप्लीकेशन के लिए। फिर नेक्स्ट कहता है सजेशन। अच्छा सजेशन बताओ, रिकमेंडेशन दो कि क्या करना चाहिए। सजेशन रिकमेंडेशन तो सबसे आसान है, क्या? जो वीकनेस है कह दे नहीं होनी चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुड बी मंथली प्रिपेयर्ड एंड रिव्यूड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, रीऑर्डर लेवल या मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल शुड बी मेंटेन्ड। Goods must be inspected before accepting. ठीक है, परचेज quotations or bids should be called before issuing purchase order. तो ये जो वीकनेस है उसी का अपोजिट होगा रिकमेंडेशन। इफेक्ट या इम्प्लीकेशन पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सोचना पड़ता है थोड़ा, अगर आपने सिस्टम अच्छे तरीके से समझा है ज्यादा मुश्किल उसमें नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये तो हो गया वीकनेस। अगर उसमें स्ट्रेंथ है, सिस्टम में वो स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहा है, फिर क्या हमसे ये पूछेगा कि रिकमेंडेशन बताओ? नहीं भाई, वो सारा कुछ सही चल कहेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, हमने फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताने होंगे। ठीक, बिड्स कॉल की जा रही हैं कि नहीं। क्वेश्चन में उसने कहा कि हर परचेज ऑर्डर से पहले बिड्स कोटेशन या बिड्स कॉल की जाती हैं। कोटेशन या बिड्स तो पता है ना क्या होती हैं, भी ऑफर लेना उनसे, भाई कितने में सामान दोगे हमें। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनेगा? ऑब्जर्व करेंगे, हाँ, सप्लायर के पास पहुंच जाएंगे, देखेंगे वो ऑब्जर्व बना रहा है कि नहीं बना रहा। सप्लायर 10 होंगे तो अपनी 10 कॉपियां बना के हर एक सप्लायर के पास खड़ा कर देंगे, कोटेशन कॉल बना रहा है कि नहीं, ऐसे देखेंगे, ऑब्जर्व तो नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर and inspect for relevant quotations or bids. अगर quotation bids available हैं, इंस्पेक्ट कर ली तो क्या मतलब,
कॉल हो रही है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है हर महीने, क्लाइंट ने ये कहा, हमने टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे? हाँ जी, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट and inspect signature of authorized person as evidence of its preparation and approval। केस की प्रिपरेशन और रिव्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। बीआरएस का सैंपल ही सेलेक्ट करेंगे ना, मौजूद है कि नहीं। 2-3 साल में 12 महीने होते हैं, हो सकता है क्लाइंट के 5 बैंक अकाउंट्स हो, 12 5 60 बीआरएस होंगी। सैंपल बेस पे 3-4 महीनों के अकाउंट्स के क्लाइंट को कहेंगे सर ये इस अकाउंट की मार्च की बीआरएस दें, इस अकाउंट की सितंबर की दें बीआरएस, और देखेंगे बनी हुई है कि नहीं, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन ने रिव्यू किया कि नहीं। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्लियर हो गया। सिस्टम में सिस्टम देगा हमें यहां क्या पूछ सकता है, वीकनेस, स्ट्रेंथ। अच्छा बताइए, आपकी जजमेंट चेक करते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बताइए दोनों में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता होगा, वीकनेस वाले या स्ट्रेंथ वाले? शाबाश, वीकनेसेस वाले। और ये वीकनेसेस वाले निस्बतन आसान है, क्योंकि जो चीज ढूंढनी होती है क्वेश्चन में क्लियरली नॉर्मली नॉट के साथ कह देता है कि ये चीज नहीं बन रही, हम कहते हैं नहीं बन रही तो ये वीकनेस है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई करते हैं, वीकनेस से आइडेंटिफाई हो जाती है आसानी से। क्लियर हो गया ये अप्रोच। चलिए, हाँ, सजेस्टेड अप्रोच में कह रहा है भाई टेबल फॉर्मेट यूज करना है। क्या करना है? ऊपर नीचे नहीं डिस्कस करना। वीकनेस फिर सजेशन, इम्प्लीकेशन फिर सजेशन, ऐसे नहीं करना। क्या करना है? टेबल फॉर्म में दरमियान में लाइन लगा के। और ये ना हो कि परचेज सिस्टम आया है तो आपने जो परचेज सिस्टम के जितने भी कंट्रोल्स पड़े हैं सारे छाप दें। भाई जो सिस्टम में वीकनेस है सिर्फ वही छापना है। स्टूडेंट नॉर्मली ये करते हैं, पता चल जाए ना परचेज सिस्टम, अच्छा सर ने परचेज में ये कंट्रोल बताया था, क्वेश्चन में चाहे उसका जिक्र हो रहा है नहीं हो रहा, फिट कर दिया उधर, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। केस स्टडी का रूल है, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसी के मुताबिक अटेम्प्ट करना है। ये दो बातें समझ आई कि नहीं? चलिए अब आइए केस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल बताइए, ये सेल सिस्टम है या परचेज सिस्टम? सेल सिस्टम। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज। 5 डेफिशिएंसी का है लेकिन नीचे तो 6 है सोल्यूशन में। कोई बात नहीं है, ने क्या गलत किया 6 लिख के? अब भाई गलत नहीं किया, एक आधी एक्स्ट्रा लिख देना बेहतर है। हमें 2 नजर आती, हम 7 लिख देते। हाँ, अगर टाइम नहीं है तो फिर 5 ही लिखें, लेकिन अगर टाइम है 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने से पहले बताया कई दफा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में सिर्फ रेलिवेंट थ्रेट, रेलिवेंट सेफगार्ड लिखने हैं, वहां पे सारे नहीं छाप देने। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, अगर उसने प्रॉफिट दिया हुआ है कि इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है, वहां पे सारी सिचुएशन डिस्कस नहीं कर देने, ठीक है। कुछ जगहों पे ये रूल नहीं लगता, वरना नॉर्मली 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेहतर होता है, सेफ साइड पे। हाँ, वीकनेसेस पूछी थी, शाबाश। डेफिशिएंसी का मतलब वीकनेसेस नहीं, नहीं, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? हाँ, इसमें 6 वीकनेस है। हाँ, इसमें 6 वीकनेसेस में से 5 पूछी थी, तो 5 लिख दे, कम से कम 5 लिखने हैं, एक आधी एक्स्ट्रा भी लिख दे, कोई हर्ज नहीं है। सेकंड, रिकमेंड ए कंट्रोल टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसी। कहते हैं हर डेफिशिएंसी को करेक्ट कैसे करोगे, एक एक कंट्रोल भी बता दो। वो तो आपको पता है, डेफिशिएंसी का अपोजिट कंट्रोल बन जाता है हमारा। डिस्क्राइब ए टेस्ट ऑफ, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों पूछ रहा है? जब कंट्रोल्स वीक हो तब तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते ही नहीं है। हाँ, उसने इसका जवाब आगे दिया हुआ है, कहता है डिस्क्राइब ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल एप्पल एंड कंपनी यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वुड परफॉर्म टू असेस इफ ईच ऑफ दीज कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। कह रहा है अज्यूम करो कि ये इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। अब बताओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दोगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने अलहदा से याद करते हैं कि कंट्रोल से बनाते हैं? शाबाश। तो अलहदा से याद करने की जरूरत तो नहीं है,
क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेल सिस्टम परचेज सिस्टम दोनों के कंट्रोल्स याद कर लिए हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के चारों? एक भाई और दो भाई, बस 2 स्टूडेंट ने। भाई आपने याद किए हैं? नहीं, आपने याद किए हैं? नहीं भाई, याद किए हैं कि नहीं किए? दोनों की किए हैं और बस एक स्टूडेंट है और दूसरे वो भाई एंड पे थे। आपने भी याद किए हैं? दोनों के किए हैं? शाबाश, ये आपके लिए इनाम। ये भाई, एक इन भाई को एक एंड वाले भाई को इनाम देंगे। शाबाश जी भाई। अब आगे चल। अच्छा, केस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल में कोई अगर आपको वीकनेस समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए जी। कोई वीकनेस समझ? सारा कुछ समझ आ गया? पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? कहीं पे कोई मसला नहीं है? जी जी भाई पूछिए। सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन आर नो, एंड पे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन आर नो लॉन्गर परफॉर्म्ड। कह रहा है जो सप्लायर होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर की जो रिकंसिलिएशन बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं? कौन सी भला? सब्सिडरी लेजर परचेज लेजर को क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट के साथ रिकंसाइल करते हैं। क्या सब्सिडरी लेजर ना बोले, मैंने लफ्ज बदल दिया था। परचेज लेजर, स्पेसिफिक वर्ड यूज करें एग्जाम में। परचेज लेजर की रिकंसिलिएशन किसके साथ बनती है कि नहीं? अकाउंटिंग में बनाई क्या नहीं? कहता नहीं बना रहे, बताइए कंट्रोल है कि नहीं? हर रिकंसिलिएशन का बनना कंट्रोल है। अगर कोई रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, कंट्रोल वीकनेस है, बननी चाहिए। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताइए। हाँ, यहां पे सेल्स सिस्टम है, लेकिन उसने स्पेसिफिकली नहीं कहा कि सारे सेल्स सिस्टम। उसने कहा जो भी डेफिशिएंसी नजर आ रही है बता दो, जो भी डेफिशिएंसी नजर आ रही है उसने कहा बता, तो हम बता देंगे इसको। तो ये इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ रिकंसिलिएशन, सप्लायर रिकंसिलिएशन एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑथोराइज्ड पर्सन एज एविडेंस ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड अप्रूवल। प्रिपरेशन एंड अप्रूवल या प्रिपरेशन एंड रिव्यू। भाई समझ आया है? चलिए, और कोई क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल में से? जी भाई, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। Pair has investigated these and found that in each case the sales order had been entered into the sales system correctly, but was not forwarded to dispatch department for fulfilling. कह रहा है सेल्स ऑर्डर तो बन जाता है, डिस्पैच डिपार्टमेंट को टाइमली बेसिस पे सेंड नहीं किया जाता। वीकनेस है। इम्प्लीकेशन क्या होगी, इफेक्ट क्या होगा कि भाई नहीं किया तो डिलीवर नहीं हो सकेगा। कुछ सेल्स ऑर्डर प्रोसेस होने से रह जाएंगे, कुछ सेल्स ऑर्डर डिस्पैच होने से रह जाएंगे। अब इसका हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म क्या करें? सैंपल सेलेक्ट करें, किसका? सेल्स ऑर्डर का, और क्या देखें? डिस्पैच नोट। ठीक है, क्या जो सेल्स ऑर्डर पे डिस्पैच की डेट थी, डिस्पैच नोट उसी डेट का बना है कि नहीं बना? क्लियर हुआ मेरे भाई? अच्छा, अब एक आपसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछने लगा हूं, इनाम रखते हैं। क्वेश्चन सुनना है। रिस्क ये प्रॉब्लम ये है कि जो सेल इनवॉइसेस बना दी जाती हैं वो टाइमली बेस पे रिकॉर्ड नहीं हो सकेंगी अकाउंट्स में। इनवॉइस प्रिपेयर हो गई, अकाउंट्स में टाइमली रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी। इसका आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताइए क्या होगा? कितने स्टूडेंट्स हैं? एक के सेल इनवॉइसेस टाइमली रिकॉर्ड होनी चाहिए अकाउंट्स में। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताना। भाई होनी चाहिए ना टाइमली। सेल इनवॉइसेस टाइमली से मुराद है डेली, उस जिस दिन सेल इनवॉइस बने उसी दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए। नहीं हो रहेगी टाइमली। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? एक मिनट हरे, दूसरा कौन था? 2 3 4 5। पहले आप सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवॉइसेस
नहीं होगा, सेल्स लेजर अकाउंट। दूसरा इन्होंने कहा सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइसेस एंड चेक सेल्स लेजर अकाउंट। जी नहीं जी भाई, नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, क्लाइंट ने ये कहा है। नहीं एज्यूम कर लें क्लाइंट ने ये कहा है कि हमारी सारी इनवाइसेस डेली बेसिस पे टाइमली रिकॉर्ड हो जाती है अकाउंट्स में, हमने ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। जी सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइस है गुड डिस्पैच नोट। अब भाई हमने देखना है इनवाइस रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, रिकॉर्ड गुड डिस्पैच नोट में थोड़ी होगी, रिकॉर्ड तो अकाउंट्स में होगी। आखिरी जीडीएन डेली इनवाइस, जीडीएन तो पहले वाला केस है, ये तो सेल इनवाइस तक बन गई, जीडीएन डेली बन रहा है, सेल इनवाइस भी डेली बन रही है। अरे भाई नहीं गलत, ये किसी हद तक इनका ठीक है, इनको इनाम दीजिए। अब सुनिए सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइसेस, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइसेस एंड चेक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन सेल जर्नल। हमने सेल इनवाइसेस का सैंपल सेलेक्ट किया और किसके साथ कंपेयर किया, किसके साथ, डेट ऑफ एंट्री इन अकाउंट्स। अगर दोनों सेम डेट में है तो इसका मतलब क्या होगा, टाइमली रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर दोनों डिफरेंट डेट्स में है टाइमली रिकॉर्डिंग नहीं। फर्क समझ आ रहा है? हमने देखना क्या है, टाइमली रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं अकाउंट्स में। तो हमने सेल इनवाइस की डेट पकड़ी, अमाउंट्स वगैरह नहीं, डेट चेक की और इसको कंपेयर किया अकाउंट्स में जो इनवाइस रिकॉर्ड हुई है जब, उसकी डेट क्या थी। ये ना इनवाइस बनी हुई है 10 तारीख को, अकाउंट्स में एंट्री हुई है 12 तारीख को, तो क्या टाइमली रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही जी। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाना है। कि फर्स्ट एग्जांपल में कोई और क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल में कोई इशू, कोई इशू नहीं है, मेरा पढ़ के नहीं आए। चले सेकंड एग्जांपल कल के लिए, फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस हो गई, बहरहाल पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कोई इशू हुआ कल फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन कल अब पोस्टपोन नहीं करना मैंने, अगर कल आप ये असाइनमेंट ना करके आए और इसमें कोई इश्यूज हुए वो फिर बाद में डिस्कस नहीं होंगे, वो सिर्फ कल डिस्कस होंगे। चलिए वॉल्यूम 2 को, सॉरी वॉल्यूम 1 में जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको कर दिया हमने क्लोज। आज का लेक्चर स्टार्ट करें हम। आज हम वॉल्यूम 1 की तरफ चलते हैं, नए कंसेप्ट्स की तरफ स्टार्ट करें। आई क्या कहते हैं, हमने कितनी तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम समझने हैं, सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट, कैश एंड बैंक, ये 5। सेल्स सिस्टम पढ़ लिया, परचेज सिस्टम पढ़ लिया, आज पेरोल सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए अटेंटिव होकर सुनिएगा। पहले कंट्रोल्स अभी मैं नहीं सिखा रहा, पहले मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूं कि पेरोल सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद कंट्रोल की तरफ आऊंगा। सिस्टम अगर अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो कंट्रोल समझने में आसानी होगी, आसानी से समझ आ जाएंगे। और ये जो सिस्टम होते हैं ना, ये किताबों में नहीं लिखे होते, ना ICAP की बुक में लिखे हुए हैं, ना राइज वाली बुक में लिखे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि सिस्टम को चेक नहीं करेगा एग्जाम में, कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वीकनेसेस पूछेगा, एज्यूम करेगा कि सिस्टम आपको पता है, लेकिन कंट्रोल्स को समझने के लिए सिस्टम समझना ज्यादा जरूरी है, वरना रटा लगाना पड़ता है। पेरोल सिस्टम, पहला कंसेप्ट, लफ्ज पेरोल से क्या मुराद है? इससे मुराद है सैलरीज भी वेजेस भी दोनों। आप अकाउंटिंग में शायद पढ़ते होंगे कि जो काम हो रहा था, वर्कर्स काम करते हैं, एक हमारा फैक्ट्री में काम करते हैं, दूसरे हमारे ऑफिस, हेड ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। जो हेड ऑफिस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें हम सैलरी पे करते हैं मंथली बेसिस पे, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें हम वेजेस पे करते हैं, दिहाड़ी देते हैं। नॉर्मली वो आर्ली रेट पे होती है। कॉस्ट काउंटिंग में शायद आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हो कि आर्ली रेट एग्री होता है एम्प्लॉइज के साथ। तो हमारा पेरोल सिस्टम में दोनों शामिल है, सैलरीज भी वेजेस भी। लेकिन जरा सोच के मुझे बताइए, आपके ख्याल में कौन सा सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता होगा, मुश्किल होता होगा, वेजेस वाला कि सैलरीज वाला? बिल्कुल वेजेस वाला, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होते हैं फैक्ट्री में,
ठीक है, फैक्ट्री में नंबर, उनका कंट्रोल रखना ज्यादा मुश्किल होता है ऑफिस की निस्बत। तो अगर आपने वेजेस का सिस्टम अच्छे तरीके से समझ लिया तो सैलरीज भी आसानी से समझ आ जाएगा। हम डिस्कशन करेंगे दोनों की, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा किसके ऊपर होगा? वेजेस के ऊपर। पास्ट पेपर में भी जो ज्यादातर केस स्टडीज हैं वो वेजेस के ऊपर ही सेट की गई हैं जी। तो वेजेस सिस्टम में होता क्या है, देखिए हमने परचेज सिस्टम में यह स्टडी किया था कि किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कुछ चीजों की जरूरत है, क्या वो डायरेक्टली परचेज कर लेता है या परचेजिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है? सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट कौन है? परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट। उसी तरह मुझे बताइए, कंपनी के अंदर फैक्ट्री या ऑफिस किसी भी जगह पे अगर एम्प्लॉयज की जरूरत है तो जो रेलिवेंट सुपरवाइजर है क्या वो खुद से हायरिंग कर ले एम्प्लॉयज की, कि कोई सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए? कोई सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज और उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको डील करता है। ठीक है, राइज में भी इस तरह छोटी ऑर्गेनाइजेशन है हालांकि, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हमारे साथ टीएस अटैच होते हैं असिस्टेंट, लेकिन टीचर्स को, हर टीचर को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी का जब कोई टीए चाहे असाइन कर ले, अपॉइंट कर ले, जब चाहे उसको रिमूव कर दे, बल्कि टीएस को हायर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है। हम टीचर्स को जब जरूरत होती है असिस्टेंट की, हम उस सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट को जाके कहते हैं कि सर हमें 1 2 3 टीएस की जरूरत है, आप हमें अपॉइंट करके दें। वो देखते हैं वक्तन फक्तन स्टूडेंट्स अपने सीवी ड्रॉप करते रहते हैं उनके पास, वो जब जरूरत होती है सीवीज को इकट्ठा करते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करते हैं और फिर टॉप 3 4 5 जितने भी उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉल करनी होती है कॉल करते हैं, इंटरव्यू वगैरह करके 1 2 3 पॉइंट कर देते हैं। उसी तरह किसी भी कंपनी के अंदर भी जो एम्प्लॉयज हैं वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइजर को अथॉरिटी नहीं है कि अपनी मर्जी के जब चाहे एम्प्लॉयज को हायर कर ले, वरना वो तो हो सकता है फेक एम्प्लॉयज को अपॉइंट करके ऊपर रिपोर्ट ये दे दे सर ये हम 10 बंदों से काम कर रहे हैं, हालांकि 6 बंदे हो एक्चुअली। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एम्प्लॉय का हायरिंग प्रोसेस फेयर है, सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है हायरिंग के लिए, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सुपर फैक्ट्री में या ऑफिस में एम्प्लॉयज की जरूरत है, रेलिवेंट सुपरवाइजर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इतला देगा कि सर हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, 2 3 4 5 जितने भी एम्प्लॉयज हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो प्रोसेस, अपने एक प्रोसेस के जरिए से एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है। हमें वो प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, ऑडिट में वो प्रोसेस शामिल है, और शायद बिजनेस मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयज को जब हायर करना होता है तो अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, लोग जो सीवी सेंड करते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाता है, कुछ लोगों को जब कॉल किया जाता है, टेस्ट या इंटरव्यू किए जाते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कुछ लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता है। ये सारा प्रोसेस क्विकली हम मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारा सिलेबस शुरू होता है जब एम्प्लॉयज के साथ फाइनल कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है। किसी भी एम्प्लॉय को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्री होता है जिसपे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा कि जी आपको इस डेट से अपॉइंट किया जा रहा है, आपकी सैलरी ये होगी, स्कोप ऑफ वर्क ये होगा, आपको लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, गाड़ी वगैरह होगी, दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। और एंड पे दोनों पार्टी साइन करती हैं। दोनों पार्टी से एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर के बिहाफ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो भी हेड है वो साइन करता है। इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। ये अपॉइंटमेंट लेटर जब फाइनल हो जाता है, एक कॉपी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाला अपने पास रखेगा, एक कॉपी वो एम्प्लॉय को दे देगा और एक कॉपी भेजता है पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक कॉपी किसको भेज रहा है? पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को, जिन लोगों ने पेरोल प्रिपेयर करनी है। मुझे बताइए ये पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को क्यों कॉपी भेजी जा रही है? ताकि उसकी इस महीने की सैलरी उसको कैलकुलेट करके पे हो सके। अब ये जब टर्म एंड कंडीशन फाइनल होगी उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाला क्या कहता है उस एम्प्लॉय को, भैया आप अपॉइंट हो गए फाइनल, अब आप ऐसा कीजिए अपने सुपरवाइजर के पास पहुंच जाए। वो सुपरवाइजर या तो होगा ऑफिस में या होगा फैक्ट्री में। फर्ज कीजिए हम फैक्ट्री की एग्जांपल लेके चलते हैं। फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पास भेज दिया कि भैया ये बंदा आपने कहा था आ रहा है आपके पास, इससे काम करवाएं अपना जो भी आपने करवाना है। सुपरवाइजर के पास ऑलरेडी 10 12 15 20 जितने भी लोग काम कर रहे होंगे। फर्ज कीजिए 19 है, अब ये 20वां बंदा आ गया। सुपरवाइजर एक तो उसको टेक्निकल वर्क के बारे में बताएगा क्या करना है, फिर सुपरवाइजर निगरानी करता है हर एम्प्लॉय की। उसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर की ये काम करना नहीं होता, बल्कि चेक करना होता है कि दूसरे एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं कि नहीं।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी ट्रबल शूटिंग करता है। सुपरवाइजर के पास एक कार्ड होता है हर एम्प्लॉय का, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, हर महीने का ये कार्ड बनता है। इसे कहते हैं टाइम कार्ड या टाइम शीट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कार्ड या टाइम शीट। सैलरी शीट लफ्ज नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? सुपरवाइजर क्या मेंटेन कर रहा होता है? टाइम कार्ड या टाइम शीट। ये कैसा होता है? इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी होती है जैसे कभी आपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में लाइब्रेरी कार्ड बनवाया हो। अगर लाइब्रेरी कार्ड आपने बनाया तो आपको अंदाजा होगा उस पर आपका नाम लिखा होता है, क्लास वगैरह, रोल नंबर लिखे होते हैं, और उसमें बहुत से कॉलम होते हैं। उस पर लिखा होता है कि कोई बुक आपने किस दिन बारो की, किस दिन रिटर्न की, कितने दिन तक आपके पास रही, और उसके आगे फिर वो लाइब्रेरियन के साइन होते हैं। इसी तरह का होता है ना, एक दो कॉलम ऊपर नीचे हो सकता है हो, लेकिन तकरीबन बेसिक फॉर्मेट ये होता है। रिकॉर्ड होता है कि आपने अपने सेशन के दौरान में कौन कौन सी बुक पढ़ी है और कितने दिन अपने पास रखी है। उसी तरह सुपरवाइजर हर एम्प्लॉय का एक कार्ड मेंटेन कर रहा होता है, टाइम कार्ड या टाइम शीट। उसमें हर एम्प्लॉय का अलग अलग कार्ड मेंटेन हो रहा है। उसमें जैसे ही कोई एम्प्लॉय आता है, जिस दिन, जैसे आज 1 जनवरी है, तो वो 1 जनवरी को रिकॉर्ड लिखेगा टाइम इन का, एम्प्लॉय किस वक्त आया, 7:55 पे। फिर रिकॉर्ड का टाइम आउट का, गया कब, 5 बजे। और आवर्स वर्क्ड, आज के दिन में कितने घंटे काम किए, वो आगे लिख देगा कैलकुलेट करके, फिर आगे साइन कर देगा। कौन साइन करेगा? सुपरवाइजर। ये इस चीज का रिकॉर्ड है, एविडेंस है कि इस एम्प्लॉय ने इस दिन इतने घंटे काम किया। ये टाइम कार्ड या टाइम शीट। ये समझ आया इसका पर्पस क्या है? अब सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि उस अरसे में उस बंदे से काम करवाए, उसे फारिग ना बैठने दे। मुझे बताइए, एक क्वेश्चन में उसने कहा एम्प्लॉयज आते हैं और टाइम कार्ड पे अपनी एंट्री खुद करते हैं और काम पे लग जाते हैं। बताइए कोई वीकनेस है? बिल्कुल। ये एक्सेस इसकी एम्प्लॉयज के पास नहीं होनी चाहिए। इसमें एंट्री किसको करें? सुपरवाइजर को। वरना तो एम्प्लॉय 10 बजे आएगा, कहेगा मैं 8 बजे आया हूं, 3 बजे निकल जाएगा और जाते हुए लिख देगा मैं 5 बजे जा रहा हूं। तो इसकी एंट्री किसको करनी चाहिए? सुपरवाइजर को। और उसे एंड पे साइन करने चाहिए, ऑथोराइज करने चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा महीना कार्ड रहे एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय इसको फिल कर रहा हो, एंड पे सुपरवाइजर साइन करके पेरोल प्रोबेशन डिपार्टमेंट को सेंड कर दे, फॉरवर्ड कर दे। ऐसा है तो ये क्या है? वीकनेस है। अच्छा, ये टाइम कार्ड बन रहा होता है मैनुअल सिस्टम में। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल सिस्टम भी हो सकते हैं, आईटी सिस्टम भी हो सकते हैं। हो सकता है पूरे का पूरा पेरोल सिस्टम ऑटोमेटेड हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में मैनुअल काम हो रहा हो, कुछ में ऑटोमेटेड हो रहा हो। अगर तो टाइम शीट मैनुअल प्रिपेयर हो रही है तो यही सिस्टम होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक और ऑटोमेटेड सिस्टम भी होता है जिसे कहते हैं क्लॉक कार्ड सिस्टम। उसमें हर एम्प्लॉय को एक कार्ड दे दिया जाता है और मशीन लगा दी जाती है। आपने शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा हो, जब एम्प्लॉयज आते हैं तो कार्ड को स्वाइप करते हैं एक दफा, टाइम इन की एंट्री हो जाती है, और जब जाने लगते हैं तो दोबारा कार्ड स्वाइप करते हैं, इससे टाइम आउट की एंट्री हो जाती है। टाइम इन, समझ गया? इसमें वो फिर वो जो सुपरवाइजर होता है उसको हर वक्त एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटेड सिस्टम में टाइम बच जाता है। तो बताइए आपके ख्याल में क्लॉक कार्ड सिस्टम बेहतर है या इसमें कोई वीकनेस है? क्या वीकनेस है जरा बताइए। शाबाश। कोई एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल एम्प्लॉयज के कार्ड को स्वाइप कर सकता है। इसका कंट्रोल क्या होना चाहिए? 2 कंट्रोल बता रहा हूं। पैसे कम हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड उधर बैठा हो जो ऑब्जर्व कर रहा हो कि एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा कार्ड तो स्वाइप नहीं कर रहा। पैसे ज्यादा हैं तो भैया इस मशीन को उठा के बाहर फेंको और बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आओ थंब इंप्रेशन के साथ। अब कोई ये तो नहीं कहेगा यार जा रहे हो ना तो आज मैं घर में रेस्ट करो, मेरा अंगूठा ले जाओ उधर हाजिरी लगा देना। ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है? ऐसे तो नहीं होगा ना। हाँ, वैसे इसके भी लिमिटेशंस हैं, इस इंटरनल कंट्रोल के भी। फिर तो भाई दूसरा अंगूठा लगा दे, उंगली लगा दे, वो भी ना। अच्छा, तो वो आंख को स्कैन करने के लिए भी होता है सिस्टम, वो दिल की धड़कन के लिए भी कोई होता है, कंट्रोल कर रहे होते हैं ना भी ना। तो दिल की धड़कन तो चल रही होगी ना, क्या दिल भी नहीं होगा ना? भाई ऐसा नहीं हो सकता कि दिल ना हो।
ये तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का दिमाग ना हो और वो ऑडिट पढ़ना शुरू कर दे। ये नहीं हो सकता कि किसी का दिल ही ना हो, वो दिल की धड़कन के लिए भी होते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम होते हैं। तो बहरहाल इसको छोड़े, हम कहेंगे बायोमेट्रिक सिस्टम। क्लियर हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम? अच्छा चलिए अब चलते हैं यहां से सुपरवाइजर से हट के पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट के पास। हमने पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को पढ़ लिया, समझ लिया उसका काम क्या है, सुपरवाइजर के पास गए, उसका सिस्टम समझ लिया। अब हम किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं? पेरोल प्रिपरेशन करने के। पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट, पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट क्या काम करता है भाई? पेरोल प्रिपेयर करता है। पेरोल कैसी होती है, पेरोल शीट कैसी होती है, हमने तो कभी नहीं देखी, जरा दिखाए तो सही पेरोल शीट। लो अभी लो भाई, किधर इधर फिट करेंगे? इधर मेरा ख्याल ठीक है, ज्यादा जगह है। नहीं ये इधर ठीक है, नहीं ये मुनासिब जगह जी। भाई एक दफा फैसला कर ले किधर। चल यहां पे पहला कॉलम जो होता है वो है नेम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नेम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जैसे आप लोग हैं, आपको भी हर एम्प्लॉय को नंबर साइन किया जाता है, जैसे आपको राइज आईडी साइन किया जाता है। ठीक है, नाम भी है आपका, आईडी भी है। इधर लिखा जाएगा नेम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर तो वो एम्प्लॉय है ऑफिस का तो यहां पे लिखा जाएगा बेसिक सैलरी के क्या एग्री हुई है। अगर वो ऑफिस का नहीं, फैक्ट्री वर्कर है, तो यहां पे लिखा जाएगा बेसिक रेट, अर्ली रेट। अर्ली रेट, अर्ली रेट पता है ना, जो उसके साथ एग्री होता है, क्या 1 घंटे काम करने कितने पैसे मिलेंगे, अर्ली रेट। और फिर इसके बाद आवर्स वर्क्ड, आवर्स वर्क्ड, ये दो होंगे। फिर अगर इस एम्प्लॉय ने कोई ओवर टाइम लगाया है, इसको बोनस वगैरह मिला है, तो वो भी आगे लिखा होगा, ओवर टाइम या बोनस, ओवर टाइम या बोनस। फिर इसके बाद कोई अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लटरम पटरम, जो कुछ चीजें हैं वो आगे आ जाएंगी। और एंड पे आएगा ग्रॉस पे। जी, जो स्टूडेंट टैक्स पढ़ा हुआ है उन्हें अंदाजा होगा कि बेसिक पे में और ग्रॉस पे में फर्क है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अलाउंसेस वगैरह होते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताइए अब मुझे ये बताइए आर्ली रेट का। अच्छा मुझे बताइए, क्या हमें ये देखना चाहिए कि ये पेरोल शीट या इसे सैलरी शीट भी कहते हैं, क्या हमें देखना चाहिए कि ये सही बनी है कि नहीं? बिल्कुल देखें। अच्छा बताइए सही बनी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अर्ली रेट कैसे वेरीफाई करेंगे? अर्ली रेट कहां से ये उठाएगा? अपॉइंटमेंट लेटर से। आवर्स वर्ड कहां से उठाएगा? टाइम शीट से। ओवर टाइम या बोनस कितना है? हाँ ये ओवर टाइम है तो टाइम शीट पे एक्स्ट्रा उसकी कैलकुलेशन होती है। बोनस है तो बाज़ का ईद है तो 2 सैलरी ईद बोनस के तौर पे दे दी, बड़ी ईद है तो 1 सैलरी दे दी, ये बोनस। लेकिन याद रखें ये ओवर टाइम या बोनस हायर मैनेजमेंट इसको अप्रूव कर रही हो। ये मुझे क्विकली एक छोटी सी बात आपको बताया था, आर्टिकल्स में काम आएगी हमारी फर्म में, लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, फिर मंजूर है? हमारी फर्म में क्या होता था कि कुछ ऐसे ट्रेनिंग आर्टिकल स्टूडेंट होते थे जिनके घर लाहौर में होते थे, किनके कुछ ऐसे होते थे जिनके लाहौर में घर नहीं होते थे। जैसे आप स्टूडेंट भी हैं, किसी स्टूडेंट का घर है इसी शहर, कोई बाहर से आए पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर से, तो जो दूसरे शहर से आते थे हमारे सीनियर्स, हमारी फर्म में रूल ये होता था, अगर आप फर्म के काम से बैठे हैं और 8 बजे तक काम किया, टाइम होता था 5 बजे तक, 8 बजे तक काम किया है, फर्म के काम से बैठे, तो फिर इंटाइटलमेंट होती थी कि आपने खाना खा के जाना है। अब जो हमारे स्टूडेंट जो हमारे सीनियर्स होते थे, बाज़ औक़ात जो लाहौर से बाहर से, उन्हें पता था हॉस्टल जाना है, हॉस्टल का खाना जैसा होता है वो आपको पता ही है। वो क्या करते थे, वो 5 बजे सारा दिन कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन 5 बजते थे उसके बाद बैठते थे काम करने के लिए, और जैसे ही 8 बजते थे कहते थे बस काम खत्म हो गया, चलो ऑर्डर करो, मंगवाओ कुछ।
अब हाँ ये आर्टिकल्स में काम, अब सुने ना, ये तो थी वीकनेस। अब जब पार्टनर था, पार्टनर जाहिर है वो सबके अब्बू जी होते हैं उधर बैठे हुए, वो महीने बाद जब उन्हें बिल आया सामने कि ये ओवर टाइम लोग बैठे होते हैं, खाने का खर्चा इतना, उन्होंने रेलिवेंट मैनेजर को बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी जॉब है जिसपे हर रोज लेट सीटिंग हो रही है? उन्होंने कहा सर ये वो वाली जॉब है। उन्होंने कहा अच्छा उसकी रिपोर्ट की डेडलाइन क्या एग्री हुई है? वो तो सर महीने बाद हुई। उन्होंने कहा महीने बाद तो ऐसी क्या जल्दी हो गई कि आपको हर रोज लेट सीटिंग करना पड़ रही है? आखिरी दिन हो तो चलो बात समझ आती है, हर रोज लेट सीटिंग क्यों कर रहे हैं? और मैनेजर की खचाई हुई। मैनेजर फिर आगे उनसे पूछता है भैया जब महीने बाद रिपोर्ट देनी है तो अभी क्या तबाही नाजल हो गई कि लेट सीटिंग कर रहा है? तो फिर रूल क्या बनाया उन्होंने, पार्टनर्स ने, मैनेजर ने, कि जब कभी लेट सीटिंग होगी रेलिवेंट मैनेजर उसको प्रूव करेगा कि ये वाकई अर्जेंट नेचर का काम है, लेट बैठना जरूरी है, एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से ओवर टाइम नहीं करते रहेंगे। अब उसी तरह मुझे बताइए ये ओवर टाइम या बोनस दिया जा रहा है, क्या ये एम्प्लॉयज की मर्जी होनी चाहिए जब मर्जी ओवर टाइम लगा लें, कि हायर मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए? अप्रूवल होनी चाहिए। इसके बाद ऐड करके यहां पे आ गया कॉलम क्या, ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे हो जाती है ना, ये ग्रॉस पे नहीं पे होती। इसके बाद कुछ चीजें डिडक्ट की जाती हैं। ये जो डिडक्शन, ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा पार्ट, इसे कहते हैं हम, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरी। ग्रॉस पे तक जितनी भी कैलकुलेशन होती है इसे क्या कहते हैं? कैलकुलेशन ऑफ, भाई बोले तो सही, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। इसके बाद जो अगला कॉलम होता है इसे कहते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या कहते हैं? डिडक्शंस दो तरह की होती है। एक वो डिडक्शन जो एम्प्लॉय हंसी खुशी करवा लेता है उसे कहते हैं वॉलंटरी डिडक्शन। एक वो डिडक्शन जो रो रो के वो करवाता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शन। डिडक्शन कितनी तरह की होती है? एक होती है स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एम्प्लॉय चाहे या ना चाहे उसके डिडक्शन होगी। इसकी एग्जांपल क्या है? टैक्स, शाबाश। और एक होती है वॉलंटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय करवाना चाहता है करवाए, नहीं करवाना चाहता ना करवाए। हाँ, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, या अगर कोई लोन लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट, लोन लिया हुआ उसके रीपेमेंट। डिडक्शंस के बाद आखिरी कॉलम कौन सा आया? नेट पे। ये पे हो जाती है सैलरी किसको? एम्प्लॉइज को, जिसको मर्जी पे कर दें कि आइडेंटिटी कंफर्म करें। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने फॉर एग्जांपल फीस जमा करवाई, उसके बाद आपका इरादा बना कि नहीं ये पेपर नहीं देना, आप मैनेजमेंट के पास चले जाते हैं, सर मैं फीस जो मैंने पे किया मुझे बाकी की रिटर्न तो कर दें, रिटर्न कर दें, मैंने ड्रॉप करना है, ड्रॉप पे फीस आपको रिटर्न। जैसे फर्ज कीजिए अगर आपने 20,000 रुपया फीस पे किया सब्जेक्ट की और आपने कुछ सब्जेक्ट 2-2.5 महीने पढ़ा, फिर इरादा बना नहीं ड्रॉप आउट करना है, ठीक है, तो उसके बाद मैनेजमेंट कहती है अच्छा ठीक है, आपको डिडक्शन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, फिर जो भी आपके 200-250 रुपया बनता है आपको वापस दे देते हैं। अब मुझे ये बताइए जो पैसे आपको वापस देती, क्या पेमेंट करने से पहले आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं? ये तो नहीं अपने दोस्त, अपनी बजाय दोस्त का अकाउंट जो है वो ड्रॉप आउट करवा के उससे पैसे लेके समोसे खा रहे हो। वो कहेगा भैया बताओ कार्ड दिखाओ अपना, पता चले वही जिसका पैसे ले रहे हो वही बंदे हो ना। उसी तरह जो सैलरी पे हो रही होगी, क्या पेमेंट करने से पहले आइडेंटिटी कंफर्म करनी चाहिए? अब बिल्कुल करनी चाहिए। और ये पेमेंट याद रखे 3 तरीकों से होती है, या कैश से, छोटे मोटे जैसे टैक्स में है पता नहीं 15,000 है शायद, उससे कम की अमाउंट कैश में पे कर सकते हैं, कैश में हो सकती है, एम्प्लॉयज को या कैश दे दो या एम्प्लॉयज को चेक दे दो, या डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, हमारी राइज में जो सैलरी है, जो मतलब टीचर्स हैं उनकी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। आजकल ये सिस्टम ज्यादा चल रहा है कि इसमें सारे तो वो जो है सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसमें क्या करता है एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयज को कहता है भैया आप सब ने एक ही बैंक में अकाउंट खुलवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल फैसल बैंक में या यूबीएल में या मिजान बैंक में, और मंथ एंड में सैलरी कैलकुलेट करके
जिन जिन एम्प्लॉयज की सैलरी कैश में पे करनी होती है कैश में पेमेंट हो जाती है, जिनकी चेक के जरिए पेमेंट होती है उनका चेक बन जाता है और ऑथोराइज सिग्नेटरी साइन कर देता है, और जिनकी डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवानी होती है उनकी एक लिस्ट बनती है, बैंक ट्रांसफर लिस्ट उसे कहते हैं। वो बैंक ट्रांसफर लिस्ट फिर बैंक को भेज दी जाती है ऑथोराइज पर्सन साइन करके कि सर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के इन एम्प्लॉइज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। वो चूंकि सारा एक ही बैंक में अकाउंट होते हैं, वो उसी वक्त एंट्री पास करके रेलिवेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है पैसे। ये आधे घंटे में सारे एम्प्लॉइज की सैलरी पे हो जाती है। तो ये 3 सिस्टम चल रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है भला, इस सैलरी शीट की रिकॉर्डिंग होती है किसमें, अकाउंट्स में। को क्या करना चाहिए, पूरे महीने में जब भी टाइम मिले, इजी हो, इसको रिकॉर्ड कर ले कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई हर महीने की सैलरी जो सैलरी शीट पे बन जाए, प्रिपेयर हो जाए 2-3 दिन के अंदर। हर फरवरी की सैलरी 5 मार्च तक रिकॉर्ड हो जाए, मार्च की सैलरी 5 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो जाए। इस तरह की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। सिस्टम समझ आया? अगर सिस्टम समझ आया तो दोबारा से सिस्टम को कंट्रोल साथ साथ पढ़ते जाते हैं। कंट्रोल अब 10-15 मिनट का काम है, इससे ज्यादा का नहीं। अगर सिस्टम सही समझ आ गया, क्लियर हो गया। आईकैप ने हमारा पेरोल का सिस्टम जो है वो डिपार्टमेंट वाइज क्लासीफाई नहीं किया, वो एक्टिविटी वाइज किया है। यानी आईकैप की बुक ये कहती है हमें कि एक एरिया, 4 एरियाज हैं जहां इसमें कंट्रोल्स होने चाहिए। पेरोल में 4 एरियाज में कंट्रोल होने चाहिए। पहला एरिया है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरी पहला एरिया जिसपे कंट्रोल्स होने चाहिए। दूसरा एरिया डिडक्शंस, डिडक्शंस पे भी कंट्रोल होने चाहिए कि पता चले डिडक्शन सही हुई है कि नहीं। तीसरा एरिया है नेट पे, कि नेट पे रेलिवेंट लोगों को मिल गई कि नहीं मिल गई। और फोर्थ है जीएल या अकाउंट्स के, अकाउंट्स में एंट्री सही होगी कि नहीं। तो जिस तरह सेल सिस्टम में 4 डिपार्टमेंट्स थे, एरियाज थे, परचेज में भी 4 थे मेजर एरिया, पेरोल में भी कितने हैं? 4। कौन कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरी, डिडक्शन, नेट पेमेंट और रिकॉर्डिंग इन जीएल। इन सब पे कंट्रोल्स हमने पढ़ने, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। इसमें जहन में रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज में हम सिर्फ इसी एरिया को फोकस कर रहे होंगे, डिडक्शन वाली साइड पे नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन वाली साइड पे। मुझे बताइए, क्या हमें ये इंश्योर करना चाहिए, क्या हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पेरोल इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर रियल एम्प्लॉइज, जेन्युइन एम्प्लॉइज जो है उन्हीं की पेरोल कर, घोस्ट एम्प्लॉइज या फैंटम एम्प्लॉइज को पेमेंट ना हो रही हो, ऐसे बंदे जो एम्प्लॉय है ही नहीं। ऐसे भैया हो सकता है ना, जो पेरोल प्रिपेयर करने वाला बंदा है वो फेक एम्प्लॉइज को ऐड कर दे जो एग्जिस्ट नहीं कर, या एम्प्लॉय जो है वो बेचारा पता नहीं वो छोड़ गया, मर खप गया कब का, उसको सैलरी मिलती जा रही है कोई, हाँ कोई पूछे कौन है, भुट्टो है, अभी जिंदा है। ऐसे तो उस सैलरी तो कम से कम दी ना, मैं जिंदा होने में कोई इतराज नहीं है, सैलरी तो पे नहीं ना होनी चाहिए। हाँ? तो ये कंट्रोल्स क्या है इंश्योर करने के लिए कि पेरोल इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर रियल एम्प्लॉइज, कि जो रियल एम्प्लॉइज, जेन्युइन एम्प्लॉइज है उन्हीं को पेमेंट होनी चाहिए, फेक एम्प्लॉइज को नहीं होनी चाहिए। पहला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब भाई जो पेरोल को प्रिपेयर करने वाला बंदा है और जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा, ये दोनों एक ही होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। पेरोल प्रिपेयर करने वाला फेक एम्प्लॉय को ऐड कर भी देगा, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देखेगा भाई कौन पैसे लेने आ रहा है, उन्हें कहेगा भाई आईडी कार्ड तो दिखाओ, और जब वो आईडी कार्ड दिखाएगा कहेगा भाई तुम्हें तो मरे हुए 25 साल हो गए हैं, ये तो किसी और का आईडी कार्ड दिखा रहा था मुझे। क्या पेरोल प्रिपेयर करने वाला और पेरोल डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए कि नहीं? अगला कंट्रोल ऑथोराइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, के जितने भी नए एम्प्लॉइज ऐड हुए हैं पेरोल शीट में उनको ऑथोराइज करे, कौन करे? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे? नए एम्प्लॉइज की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए ना, अच्छा कंट्रोल है कि नहीं, कि पेरोल में जो भी एम्प्लॉइज ऐड हो रहे हैं उनकी ऑथोराइजेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा?
Select a sample of newly added employees in payroll sheet and inspect. Authorized. Authorized sheet नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर. अच्छा, अपॉइंटमेंट लेटर. आगे चलते हैं. कम्युनिकेशन ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉइज. भाई ये तो था जो नए एम्प्लॉइज आए हैं वो ऑथोराइज होने चाहिए. कह रहे हैं जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए उनको कम्युनिकेट करना है. किसको इतला देनी है? पेरोल वाले को. शाबाश. क्यों इतला देनी है? और भाई इसकी सैलरी खत्म कर दो, ये ना सैलरी चलती जाए. कम्युनिकेशन ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉइज. कम्युनिकेट करना है किसको? पेरोल प्रिपेयर करने वाले को. ये क्लियर हो गया कंट्रोल. अच्छा अब देखें, एक कंसेप्ट है सैलरी मिले जेन्युइन एम्प्लॉइज को. दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जेन्युइन एम्प्लॉइज को सैलरी मिले और जेन्युइन काम की मिले. ये ना एम्प्लॉय जेन्युइन है, सारा दिन आके सोया रहता है या हाजिरी लगा के घर चला जाता है और उसको सैलरी मिल रही है. बंदा जेन्युइन है तो काम भी जेन्युइन होना चाहिए ना, जिसकी पेमेंट हो वर्क के लिए. ये था रियल एम्प्लॉइज. ये क्या है? जेन्युइन वर्क, कि जो वर्क डन किया है उन्होंने एम्प्लॉइज ने उसी की पेमेंट हो. ये कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन की पेमेंट हो रही है कि नहीं? कह रहा है प्री नंबर. टाइम शीट क्या होनी चाहिए? टाइम शीट क्या होनी चाहिए? और क्या होनी चाहिए? ऑथोराइज नहीं है तो क्या होगा? अपनी मर्जी से ऐड करके एम्प्लॉइज पेमेंट ले रहे होंगे. प्री नंबर नहीं है तो क्या होगा? किसी की हो जाए, गुम हो जाए, कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं हो सकेगी. 2-3 एम्प्लॉइज की रह जाए, रिकॉर्ड ही ना हो सके, वो अगले महीने चीखते चीखते आए, हमारे पेमेंट ही नहीं आई हमारे अकाउंट में. तो प्री नंबर होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए. किसको? टाइम शीट को. कैसे इंश्योर करेंगे टाइम शीट ऑथोराइज्ड है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो बताओ. सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ टाइम शीट एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर एज एविडेंस ऑफ अप्रूवल ऑथोराइजेशन. शाबाश. क्लॉक कार्ड सिस्टम यूज होना चाहिए अल्टरनेटिवली. लेकिन क्लॉक कार्ड सिस्टम में आपको तो प्रॉब्लम है, मल्टीपल एम्प्लॉय जो मल्टीपल कार्ड को स्वाइप कर सकता है एक एम्प्लॉय. और इसका कंट्रोल भी आपको पता है क्या? या तो सिक्योरिटी को ऑब्जर्व कर रहा हो कहीं. अप्रूवल ऑफ ओवर टाइम और बोनस. कोई बोनस या ओवर टाइम दिया जा रहा है, अप्रूव होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पहले से अप्रूव होना चाहिए. इससे पता चला जेन्युइन एम्प्लॉइज को पैसे मिल रहे हैं. इससे पता चला जेन्युइन काम के पैसे मिल रहे हैं. इससे भाई कैलकुलेशन सही हो रही है कि नहीं? हो सकता है ना आज वक्त तो सही लिखे, अर्ली रेट भी सही लिखा, कैलकुलेशन करने में गलती कर दी. या हो सकता है इधर 200 आज से 2000 कर दिया गया हो. तो क्या होना चाहिए? कहता है पहली चीज, जो पेरोल शीट प्रिपेयर कर रहा हो वो पेरोल शीट प्रिपेयर करते हुए कौन सा टाइम शीट यूज करे? जो सुपरवाइजर ने उसको भेजी है. अनऑथोराइज्ड यूज ही ना करे. और रेट्स जो है ये भी ऑथोराइज होने चाहिए. कौन से? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से आए. अगर तो यहां से अब दो कंट्रोल है. अगर मैनुअल सिस्टम है तो क्या है, अगर आईटी सिस्टम है क्या? मैनुअल सिस्टम है तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन रीचेक कर ले, रिकैलकुलेट कर ले इसको सही बनाया कि नहीं. कैसे रिकैलकुलेट कर ले? भाई पेरोल शीट सामने रखे, कैलकुलेटर सामने रखे, देखे रेट सही उठाए हैं कि नहीं, आज वक्त सही और कैलकुलेशन सही है कि नहीं. ठीक है, हाँ सैंपल बेस पे कर ले या सारे कर ले. मैनेजमेंट ने करना है, कौन सा हमने करना है, ये कंट्रोल है उनका. हम अगर करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो सैंपल बेस पे करेंगे. अगर आईटी सिस्टम है, आपको पता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअली काम करती हैं, कुछ आईटी सिस्टम यूज करते हैं, तो फिर टेस्ट डाटा तो ऑडिटर करता है. हम कंट्रोल पढ़ रहे हैं अभी मेरे भाई. टेस्ट डाटा कौन करता है? ऑडिटर. हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो नहीं पढ़ रहे. टेस्ट डाटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज होता है ना. तो यहां पे ये देखने के लिए कि पेरोल शीट सही बनी है कि नहीं, क्या करें? एक्सेप्शन रिपोर्ट देखें. एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो. कौन सी रिपोर्ट जनरेट हो? एक्सेप्शन रिपोर्ट हमेशा किस सिस्टम में बनती है? मैनुअल की आईडी में. एक्सेप्शन रिपोर्ट का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सुने, जो चीज रेंज से बाहर है वो एक्सेप्शन है. एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर
नहीं समझ आई? यहां पे हम अगर ये फार्मूला लगा दें, एक्सेल में फार्मूले होते हैं इस तरह के, वो सिस्टम बना ले, उनमें भी बिल्ड कर सकते हैं। भाई हमारा फैक्ट्री वर्कर है, सैलरी कितनी मिलती है? 15,000। अच्छा, बड़ा ओवर टाइम लगाए, कितनी सैलरी मिलेगी? 20,000। छुट्टियां करे कम से कम कितनी होगी? 10,000। 20,000 से ज्यादा तो नहीं होगी? नहीं। 10,000 से कम तो नहीं होगी? नहीं। यहां पे रेंज लगा दे। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से कम या 20,000 से ज्यादा है तो उसको प्रोसेस ना करे, बल्कि मैसेज दे दे, एरर मैसेज। उस मैसेज को कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। नहीं समझ आए? कभी एटीएम कार्ड में एटीएम डाला और कहा 20,000 रुपये निकलवाने हैं, फौरन मैसेज आ गया, भाई आपके अकाउंट में 152 रुपये बाकी है, ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। कभी हुआ ऐसे? ये जो आपने रेंज से ज्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश की और मैसेज आपको आ गया कि ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ये मैसेज क्या है? एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट डिफरेंट तरीकों से बनाई जा सकती है। वो मैसेज के जरिए से प्रिंट हो सकता है, उसका ईमेल जा सकती है, उससे गर्ज नहीं हमें इससे गर्ज है एक्सेप्शन रिपोर्ट कहते हैं किसको? अब बताइए, यहां पे अगर हमने 20,000 और 10,000 की रेंज दे दी, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। गलती से जो बंदा पेरोल शीट प्रिपेयर कर रहा था, उसने किसी के 200 आवर्स 1 मंथ में थे, गलती से 200 के बजाय 2000 कर दिया। अब 15,000 की बजाय 1.5 लाख सैलरी प्रोसेस हो जाएगी? नहीं। क्यों? एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी। और गलती से 200 की बजाय 20 कर दिया और 1,500 सैलरी बन गई, अब भी नहीं होगी, एरर आ जाएगा। भैया रीचेक करके दोबारा एंटर करो। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट कंट्रोल है कि नहीं? टेस्ट डाटा पिछले लेक्चर में समझाया था, ये आईटी की टर्म है, एक्सेप्शन रिपोर्ट भी आईटी की टर्म है। लिख ले इसको ताकि जब आईटी पढ़ा रहा हूं तब दोबारा ना समझाना पड़े। पेरोल शीट अप्रूवल होनी चाहिए, सीएफओ को चेक करनी चाहिए कि सही बनी है, कि बस जिस बंदे ने पेरोल शीट प्रिपेयर की उसके बाद पेमेंट वाले के पास ले जाए। बिल्कुल। कैलकुलेशन क्लियर हो गई, इसके बाद काम आसान है। टैक्स ज्यादा डिडक्शन, भाई टैक्सेस की जो डिडक्शन वगैरह होगी अपडेटेड रेट्स एंड रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। एग्रीड? क्योंकि हर साल चेंज होते हैं ना, अपडेटेड रेट्स के मुताबिक डिडक्शन हो। तो टैक्स की डिडक्शन अपडेटेड रेट्स के मुताबिक हो। वॉलंटरी डिडक्शन किसके मुताबिक हो? एम्प्लॉय ने लिख के इजाजत दी हो, सर मेरी सैलरी में से हर महीने 5,000 लोन काट लें और 2.5% कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड की डाल दें। एम्प्लॉय ने वॉलंटरी डिडक्शन की अप्रूवल होती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन के लिए एम्प्लॉय की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो हम एम्प्लॉय की ऑथोराइजेशन चेक करेंगे, वॉलंटरी डिडक्शन के लिए की कि नहीं ऑथोराइजेशन। और जिस तरह अप्रूवल हुई कैलकुलेशन की, उसी तरह डिडक्शन की भी अप्रूवल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि डिडक्शन सही हुई है कि नहीं। ठीक, कैलकुलेशन देख ली सही है कि नहीं, डिडक्शन देख ली सही है कि नहीं, अब क्या देखना है? पेमेंट। कहता है भाई चेक प्रिपेयर करो या बैंक ट्रांसफर लिस्ट प्रिपेयर करो, सिग्नेटरी ऑथोराइज्ड होना चाहिए। चेक के ऊपर हर बंदा साइन कर दे क्या? ऑथोराइज्ड पर्सन। बैंक ट्रांसफर लिस्ट भी जब बैंक को भेजते हैं, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी की बेस पे बैंक ट्रांसफर करेगा। कंफर्म आइडेंटिटी बिफोर पेमेंट ऑफ चेक एंड कैश। चेक या कैश देने से पहले कंफर्म कर लें भैया कौन हो, वही बंदे हो कि नहीं। कैसे पता चलेगा? आईडी कार्ड से। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सेलेक्ट नहीं, ये तो ऑब्जर्व होगा कि वो पेमेंट करने से पहले देख रहा है कि नहीं उसकी आइडेंटिटी। रिकंसिलिएशन बिटवीन सैलरी पेएबल एंड पे। कुछ लोग, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं सैलरी रिसीव नहीं करते, खासतौर पे जो हमारे पेंशनर्स हजरात होते हैं, वो आपको पता है वो बात उनकी कोशिश होती है 2-3-4 महीनों की इकट्ठी पेंशन ले लें। तो जो सैलरी पेएबल है और जो एक्चुअली पे की जाती है उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है, कि कुछ लोगों को पेएबल तो है अभी पे नहीं, उसको अलग से रिकॉर्ड करना होता है। तो हमने रिकंसिलिएशन बनानी है, यानी देखना है कि सैलरी पेएबल में और सैलरी पेड में फर्क क्या है, उसको सही तरीके से रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं। और स्टैट्यूटरी डिडक्शन टाइमली पे होनी चाहिए। क्या कहता है आपका टैक्स, कि अगर आपने टैक्स डिडक्ट किया एम्प्लॉय की सैलरी से तो 6 महीनों में पेमेंट हो जाए कि 3 महीनों में?
15 दिन में जो इनकम टैक्स डिडक्शन होती है एम्प्लॉय की सैलरी। मैंने तो 15 दिन पढ़ा था, अब 3 महीने हो गया। हाँ 14 या 15 दिन है तकरीबन, मुझे पता नहीं है लेकिन 14 या 15 दिन है। टाइमली डिडक्शन होनी, क्लियर हो गया। पेमेंट पे क्या कंट्रोल है? ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, जो बंदा चेक पे ऊपर बैंक ट्रांसफर लिस्ट के ऊपर साइन कर रहा है ऑथोराइज पर्सन साइन करे। पेमेंट करने से पहले कैश या चेक पे करने से बैंक में जो ट्रांसफर हो रहा होता है उसमें तो कंफर्म है उस रेलिवेंट बंदे का अकाउंट है, लेकिन चेक या कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी कंफर्म करें। सैलरी पेएबल और पेड की रिकंसिलिएशन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन गवर्नमेंट को पे करनी है टाइमली। लास्ट रिकॉर्डिंग पेरोल, जीएल में एंट्री करनी है। कौन सी वाली पेरोल को यूज करें? जो किसने ऑथोराइज की होगी? सुपरवाइजर ने, एचआर ने भी नहीं, पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। टाइम शीट में और पेरोल शीट में फर्क है। टाइम शीट बनाता है सुपरवाइजर, वो ऑथोराइज करेगा। पेरोल शीट बनाता है पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट, वो ऑथोराइज करेगा। ऑथोराइज पेरोल शीट यूज करें। डेडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग कि हर महीने की 5 तारीख तक एंट्री कर ले, ये भी समझा दिया मैंने। लास्ट रिकंसिलिएशन बिटवीन पेरोल शीट एंड जीएल, कि जीएल में जो एंट्री हुई उसका टोटल और जो पेरोल शीट का टोटल है मैच करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि सम टाइम ओवर टाइम या बोनस किसी और अकाउंट में जाता है, बेसिक सैलरी किसी और अकाउंट में, अलाउंसेस वगैरह किसी और अकाउंट में। तो कह रहा है अकाउंट्स का मैच करता जाए कि जो सैलरी शीट की अमाउंट है यही रेलिवेंट अकाउंट में जा रही कि नहीं। कुछ क्लियर हुआ? चलिए, और आपको असाइनमेंट मैंने बता दिया आज की क्या है, 6 क्वेश्चंस, अगर आपने असाइनमेंट नहीं की तो, वरना 4। चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं।